हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने कई सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक अपने दूसरे चैनलों पे देखा है। ये हमारा नया चैनल है जिसमें गणित की बात करेंगे और गणित में भी इसमें हमारा सारा फोकस होगा उन बच्चों पे जो हिंदी भाषी है। हिंदी भाषी आप कह सकते हो जो यूपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड या हरियाणा बोर्ड से हैं, जिन्हें इंग्लिश थोड़ी सी कम समझ में आती है। तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी देखा था, कमेंट में काफ़ी बच्चों का था कि सर ये एक चैनल है जिसमें मैं आपको छोटा सा आइडिया दूंगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बताई जाएगी, क्योंकि अगर आप आगे चल के जेई या नीट या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या कहीं भी आगे अगर आप इन सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहोगे तो आपको इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए। तो एटलीस्ट आप यहाँ पे कम से कम उस चैप्टर का नाम और थोड़ी बहुत समझ अगर आप इंग्लिश में रखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो प्यारे बच्चों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं हूँ आदित्य सिंह और मैं एक खुद ग्रेजुएट हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2012 में। उसके बाद से मैं तब से आपको फिजिक्स और मैथ्स ही मेरा मेन सब्जेक्ट रहा हुआ है। और चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आप मेरे बारे में जानते ही जाएंगे। तो एनपी क्लासेस नाइट स्टडी पॉइंट के थ्रू आपको ये वीडियो मिल रहा है। तो चलिए आज थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और ट्राई करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में या इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कम से कम एक टॉपिक का बेसिक आइडिया लग जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और समझ जाते हैं आपका सिलेबस कैलकुलस, जो आप सभी लोगों ने 11th में आके पढ़ी होंगी, आके आपने कैलकुलस को बेसिक से पढ़ा होगा। तो चलिए इस कैलकुलस का यूज आप लोगों ने फिजिक्स में भी, अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं तो भी आपके इसके सारे लेक्चर इसमें आगे, जैसे मैंने अभी हाफ सिलेबस लिखा है, ठीक, जो कैलकुलस वाला पार्ट है जिसे आप लोग अवकलन कहते हैं या डिफरेंशिएशन। तो इसके अंदर हम 7 टॉपिक आते हैं मेनली। यूपी बोर्ड देख लो या आप राजस्थान, एमपी, हरियाणा, किसी भी बोर्ड से, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो हर जगह लगभग मैंने देखा सब में यही टॉपिक आते हैं। और आपके जितने भी जेई या नीट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उनमें भी यही सारे टॉपिक हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इसमें। सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका फंक्शन या इसी को कहते हैं फलन, ठीक। सेकेंड टॉपिक आता है आपका लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, जिसे सीमा और संततता कहते हैं। तीसरा टॉपिक आएगा आपका अवकलन, डिफरेंशिएशन, प्रथम सिद्धांत से अवकलन यानी डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन सीखेंगे हम। उसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल सीखेंगे, स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद मैक्सिमा, मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, जिसमें सब आइडिया लग जाएगा आपको। और 7th टॉपिक होगा ट्रेसिंग ऑफ कर्व, वक्रों का अनुरेखण। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आज हम समझते हैं कि फंक्शन। देखिए, आप मैथ की अब तक आपने जब स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा मैथ, जब बेसिक में 6 में 7th में, तो आपने नंबर सिस्टम, परसेंटेज और बेसिक टॉपिक पढ़े होंगे, जिनको आप कहते हो क्या, अंकगणित, ठीक। तो वहाँ पे हमारी सारी चीज़ें क्या थी, अंकों में हमने डील किया, ठीक। उसके बाद आपने जैसे 6-7th में आके आपने बीजगणित पढ़ी होगी, अलजेब्रा, वहाँ पे आपने एक्स वाई जेड या का खा गा इन सब चीज़ों में डील किया होगा। तो अब जैसे ही आप 11th में आते हैं उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी होगी 9th-10th में आकर के। तो बेसिक, फिर अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए आप आए होंगे जब 11th में। या बायो वाले भी, जो फिजिक्स में आप देखते होंगे एक सांप सा निशान बना होता है या d/dx लिखा रहता है। तो इन सब चीज़ों से आपको एक लगता है कि आप एक नई दुनिया में आ गए। तो अगर आपको ये नई दुनिया कैसी है इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा।
जब भी आपके सामने अवकलन या डी बाई डी एक्स या सांप जैसा कुछ निशान बना हुआ आता होगा तो आपको लगता है कि ये क्या ये नई दुनिया है। तो प्यारे बच्चों, ये नई दुनिया नहीं है। इसको आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप बायो से हो, डी बाई डी एक्स लिखा रहता है, ठीक, या कुछ ऐसा निशान बना होता है जिसमें आपको टीचर जनरली बता देते हैं, उसके रिजल्ट बता दिए जाते हैं। कई लोग इसी को सांप का निशान कहते हैं। तो इसके कई फॉर्म होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप आगे से समझ सको और अच्छी तरह से आपके माइंड में बैठ जाए, इसके लिए मुश्किल से 15-20 या 25 वीडियो के लेक्चर में मैं इस पूरे फंक्शन को आपको बेसिक आइडिया और एक ब्रीफ नॉलेज जो आपकी समझ में आ जाए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन कैलकुलस, ये कैलकुलस जिसे अवकलन कहा जाता है, इसकी हमें नीड ही क्यों पड़ी। जैसे प्यारे बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि एक फंक्शन जनरली आप अवकलन या अवकल गणित जिसे कहते हैं आप डिफरेंशियल कैलकुलस, इसकी नीड ही क्यों हमें पड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सब लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। जैसे मान लो आप कि एक स्क्वायर है, ठीक। अब स्क्वायर का अगर मैं कह दूँ, हम इसे बीजगणित के टर्म में पढ़ते हैं। अगर मैंने इसकी लेंथ को L मान लिया और इसकी चौड़ाई को B, ठीक, और इसी को अगर हिंदी में कहा जाए तो मान लीजिए लंबाई को मैंने L लिख दिया और चौड़ाई को चल लिख दिया। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल की बात करूँ, ठीक, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो अगर इसके एरिया की बात करूँ तो आप जनरली अगर आपको याद हो ये फॉर्मूले, तो इसका मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, या L गुणे B। अब जनरल टर्म में अगर मैं L की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ या B की वैल्यू को चेंज करूँगा तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, उसके क्षेत्रफल के मान में भी बढ़ोतरी या घटोतरी। अगर मैं जैसे मान लो आप, अब आओ हम इसे अंकों से देखते हैं, ठीक। अगर मैं लंबाई को 10 मीटर ले लेता हूँ और चौड़ाई को भी 10 ले लेता हूँ, ठीक, तो अगर मैं इसका एरिया कहता हूँ क्षेत्रफल, तो इस टाइम पे क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 100, ठीक, 100 यूनिट, ठीक। अगर आप इसको मीटर में लेते हो, मान लो 10 मीटर तो है 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। अब यहीं पे मैंने लंबाई को 9 मीटर ले लिया और चौड़ाई को 8 मीटर ले लिया, तो जाहिर सी बात है 9 × 8, 9 8 9 8 72 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया क्या हो गया, चेंज हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये तो अंकगणित थी ना, यहाँ पे आपने जो पढ़ा वो अंकों पे हम डील कर रहे थे। फिर जैसे ही आपने अलजेब्रा में आया तो आपने वर्ड में डील किया। अब आगे की जब पढ़ोगे आप एडवांस मैथमेटिक्स में, तो इनको में डील कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको सीधे सीधे अंक दिख रहे थे, अंक की वैल्यू हम चेंज कर रहे थे, आप उसके हिसाब से अपने आंसर को बता दे रहे थे। लेकिन मेरे यहाँ पे आपको अंकों में समझाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको फंक्शन को या अवकल गणित क्यों हम यूज करते हैं, अवकल गणित की हमें ज़रूरत ही क्या पड़ी, डिफरेंशियल कैलकुलस की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हो कि एक यूनिट के चेंज करने की वजह से दूसरी यूनिट में क्या होता है, चेंज आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि लंबाई या चौड़ाई में हम चेंज कर रहे हैं तो इसके क्षेत्रफल पे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब ये क्षेत्रफल में चेंज हो रहा है या जो लंबाई या चौड़ाई में चेंज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, ठीक। जब भी हम रेट की बात करेंगे मतलब किस दर से हो रहा है, दर कह लो आप या रेट कह लो, ठीक। तो जब भी दर या रेट की बात होती है तो वहाँ पे आ जाता है आपका डिफरेंशिएशन, d/dx कहा जाता है, जिसे आप पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो आप, मैं यहीं पे एरिया रख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू x। अभी हम इसको भी समझेंगे क्या होता है। तो अभी आपको आइडिया लग चुका होगा कि हम
अवकल गणित का यूज ही क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आप, ठीक, कोई ऐसा पिक डायग्राम आ गया आपको, और इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि इसकी चौड़ाई, ठीक, घट रही है, मतलब इसकी रेडियस में क्या हो रहा है, अगर इसे रेडियस मतलब त्रिज्या, इसकी त्रिज्या में क्या हो रहा है, ठीक, बढ़ रही है, और किसके रिस्पेक्ट, किसके एवरेज में बढ़ रही है, जैसे जैसे इसकी लंबाई क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वैसे वैसे इसकी रेडियस भी चेंज हो रही है। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम कैसे डील करते, ये अंकगणित या बीजगणित से पॉसिबल नहीं था, तो फिर उसके लिए हमारे पास आई एक नई गणित जिसे हमने कहा अवकल गणित, ठीक, या डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो हम सब में चलती है। तो चलिए अब इसका पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आइडिया लग गया होगा आपको कि अवकल गणित की यूज क्या है, ठीक। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों फंक्शन या फलन। जैसे आप देखते हैं कि हम सबसे पहले किससे डिनोट करते हैं, इसको दर्शाया किससे जाता है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा किसे दर्शाया कैसे जाता है। तो जब भी दर्शाने की बात आती है तो इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों में आपको फंक्शन या फलन को किससे, एक्स से ही डिनोट करना है। और जब भी आप एक्स से डिनोट करोगे तो इसमें क्या होते हैं, एक होता है चर, ठीक, चर मतलब वेरिएबल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक। जैसे गाय क्या करती है, घास चरने लगती है। अब घास चढ़ते चढ़ते वो एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक, वो आगे जा रही है। तो उसी को हम कह देते हैं चर, जो अपनी जगह या वैल्यू चेंज करता रहता है। चर कह लो आप, वेरिएबल कह लो। गणित में तो ये सारे एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो चर मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होता है, जो अपनी वैल्यू बदलता रहता है। तो जैसे मान लो आपके पास दो चर हैं x और y, ठीक। हम x और y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो x और y दो ऐसे चर हैं जिनकी वैल्यू क्या होगी, टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। अब x और y को अगर हमें किसी फंक्शन में डिनोट करना हो, या फंक्शन या फलन कहूँ मैं, तो अगर मैं कहूँ f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, ठीक, प्यार से समझना प्यारे बच्चों। इसके बाद हम इसके बेसिक टॉपिक पे आएंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू वाई मतलब x के हर एक मान के लिए y का एक मान होगा, ठीक। x के हर एक मान के लिए y का एक मान होगा, या y के हर एक मान के लिए इस फंक्शन की क्या होगी, एक वैल्यू होगी। जैसे मान लो आप, मैं y को 1 ले लेता हूँ, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। y की जगह पे इसकी वैल्यू आप 1 पुट कर दो, ठीक। तो इस फंक्शन की टोटल वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरह अगर y को आप 0 ले लोगे तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वो होता है जिसमें एक चर दूसरे चर, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक। इसको हम कहते हैं फंक्शन। हर एक फंक्शन में हर एक वैल्यू के लिए दूसरे की एक अद्वितीय जिसे कहते हैं आप, ठीक, एक पर हर एक फंक्शन के लिए उसकी एक वैल्यू आएगी और जो केवल उसी को दर्शाएगी। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, अगर आपको फंक्शन की मीनिंग समझ में आ गई होगी तो इसमें अब हमारा ऐसे एक दो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो आप एफ एक्स दे रखा है आपको, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 7, और आपसे पूछ देता है कि x इज इक्वल टू 1 के लिए इस फंक्शन की या इस चर की
ठीक, या इस फलन की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना है। ठीक, तो आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो एक्स की जगह पे जब भी आप 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 1 का क्यूब जनरली 1 ही होता है, इंटू 3 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है, प्लस 7 मतलब 1 प्लस 3 प्लस 7 मतलब 11। इसका आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू पूछी जाती है। तो एक दो एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ। ठीक, इसके बाद हम फंक्शन के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल जिसमें जैसे मान लो आप, कई बार आपको भारी भरकम से सवाल भी दिए जाते हैं। ठीक, जैसे मान लो आप x की पावर 6 प्लस 8x प्लस 9x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x माइनस है -7। अब इसमें आपसे कह दिया जाए कि f6 की वैल्यू निकालो। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करने के लिए आपको जनरली क्या करनी है, 6 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अब मान लो 2। ठीक, f इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालो और f इज इक्वल टू 0 पे। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग निकालना शुरू करिए। आपको मैं 2 सेकेंड देता हूँ जिसमें आप लोग 30 सेकेंड का टाइम, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए f इज इक्वल टू 2 और f इज इक्वल टू 0 पे, या आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। ठीक, तो आगे से मैं जब भी कहूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब आप वीडियो पॉज करिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर देखिए यहाँ पे आंसर क्या है। तो जैसे मान लीजिए f इज इक्वल टू 2 पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो मतलब 2 की पावर 6 प्लस 8 इंटू 2 की पावर क्यूब प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू -2 और -7। अब इसकी बात की जाए तो 2 की पावर 6, मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर 2 की पावर 6 की बात की जाए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 64 और 128। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतनी कैलकुलेशन मैं आया सोच रहा हूँ कि आप लोगों की आ रही हो। 2 की पावर क्यूब मतलब 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 में 8 का आप करोगे तो 64, 9 4 जा 36, 36, 14 और 8 -2 मतलब -16 और -7। ठीक, अगर आप इसे करोगे तो 16 4 20 3 23, माइनस का 23 है और प्लस का 14, 6 माइनस का 9, इसमें से चला जाएगा तो प्लस का 27 बच जाएगा, मतलब 128 और 64 और प्लस का 27। ठीक, आई होप कि आप लोगों को कैलकुलेशन का आइडिया लग रहा हो कि क्या हो रही है। तो 7 4 11 और 11 8 19 का 9, 6 2 8 2 10, 1 11 और 1 1 2, 219। तो जिन भी बच्चों का आंसर 219 आ रहा है मतलब उन्होंने सही किया है कैलकुलेशन। अब आइए दूसरे पे, इसी पे हमने कहा था f इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक, f इज इक्वल टू 0, अगर f इज इक्वल टू 0 मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 0 पुट कर देना है। तो 0 की पावर 6 प्लस 8 इंटू 0 का क्यूब प्लस 9 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 प्लस 8 इंटू -0 और यहाँ पे 7। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि 0 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, और 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो जनरली आप देख रहे होगे इसकी वैल्यू आ गई होगी आपकी
-7। प्यारे बच्चों, अभी हमने ये समझा, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ पूरे लेक्चर को। अब तक जितना हमने पढ़ा है, हमने ये आइडिया लिया कि फंक्शन क्या होता है। ठीक, फंक्शन या चर। ठीक, फंक्शन वो होता है जिसमें कोई भी चर, वेरिएबल, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, और उस डिपेंडेंसी को हम इस तरह से शो करते हैं। जैसे इसमें x किस पे डिपेंड कर रहा है, इन सब पे x की वैल्यू क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं चर। और उसको हमने ये सीखा कि हम निकालते कैसे हैं। किसी फंक्शन की वैल्यू अगर हमसे पूछ दी जाती है, जनरली बहुत छोटे छोटे एग्ज़ामों में या आपके बोर्ड के एग्ज़ामों में कई बार इनकी वैल्यू निकालने के लिए दी जाती है, तो आई होप कि आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। बाकी आप अपनी किताबों से प्रैक्टिस करिएगा। अब इसमें एक दो चीज़ें और समझने वाली हैं जिन्हें हम, ठीक, और दूसरी चीज़ होती है परास। ठीक, समुच्चय को कहा जाता है इंग्लिश में डोमेन, और परास को कहा जाता है रेंज। एक मिनट प्यारे बच्चों, मार्कर चेंज कर देता हूँ। परास को कहा जाता है रेंज। तो देखो आप, समुच्चय, डोमेन, समुच्चय हमें ये क्या बताता है। जैसे मान लो आप, मैं कहूँ f(x) एक फंक्शन है, ठीक, और इसकी वैल्यू है x² + 2x + 1। तो अगर इसकी डोमेन की बात कर रहा हूँ, मतलब जो x है, ठीक, ये इसकी किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। या प्यारे बच्चों, हम इसको आगे, ठीक है, अभी लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी आप इससे प्रैक्टिस करिएगा, डोमेन और रेंज। और जो बचे हुए फंक्शन के क्वेश्चन होंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देखें, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।